सभी को नमस्कार। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कैनरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। एनएफओ लॉन्च हुआ है। आज है 12 जुलाई 2024 और आज एनएफओ कैनरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होता है, किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसे इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए, रिटर्न्स देखेंगे, पोर्टफोलियो एलोकेशंस देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ कि जो भी मैंने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया है वो मोस्टली हाइब्रिड फंड्स में होता है। वो चाहे बैलेंस एडवांटेज फंड हो या फिर फ्लेक्सी कैप फंड हो, ऐसे फंड्स में मेरा इन्वेस्टमेंट होता है। वो चीजें आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल फंड का नाम है कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड, स्कीम का नाम है कैनरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज फंड। मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ कि बैलेंस एडवांटेज फंड मतलब क्या। बैलेंस एडवांटेज, यहाँ पर बैलेंस एडवांटेज, यहाँ पर हाइब्रिड फंड के अंदर बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं। और हाइब्रिड हाइब्रिड फंड्स मतलब क्या, कि जो इक्विटी, डेट, कमोडिटी सभी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो फंड मैनेजर है उसे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मान लो मार्केट एक खराब कंडीशन में है या इक्विटी मार्केट खराब कंडीशन में, तो डेट में कर सकता है। मान लो इक्विटी मार्केट एक बूमिंग सिचुएशन में है कि मार्केट बहुत अप ट्रेंड में चला जा रहा है या फिर एक इमर्जिंग मार्केट है, तो डेट बेचकर वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि हाइब्रिड फंड्स क्यों अच्छे होते हैं, कि खराब समय में आपको डेट प्रोटेक्ट करता है। जब आपका खराब समय में डेट में इन्वेस्टमेंट होगा, वहां से आपको फिक्स इनकम सोर्स आएगा। और वही जब मार्केट इमर्जिंग या अप ट्रेंड में होगा, तब आप डेट बेचकर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करोगे या आप नहीं करोगे। ये सभी चीजें फंड मैनेजर प्रॉपरली मैनेज करते हैं, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड फंड्स या फिर हाइब्रिड फंड का एक प्रकार है बैलेंस एडवांटेज फंड। ठीक है, अभी डिटेल में देखेंगे। स्कीम कैटेगरी हाइब्रिड स्कीम, डायनेमिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड। ऑब्वियस चीज है। जो फंड लॉन्च हुआ है, एनएफओ जो लॉन्च हुआ है वो 12 जुलाई यानी आज लॉन्च हो रहा है 2024 को। और जो क्लोजर डेट रहेगा वो 26 जुलाई 2024, लगभग 14 डेज का पीरियड है। ठीक है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपका होगा ₹1000। हम डिटेल में सभी चीजें कवर करने वाले हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फंडामेंटल चीजें बहुत सारे पता चलते कि क्या किस टर्म को क्या कहते हैं। मतलब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। अभी इमीडिएटली पेयर कंपैरिजन पर चलते हैं कि जो उसके कैटेगरी के जो फंड है, जैसे महिंद्रा 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 मैन्युलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, उसके बाद आता है इडलविस बैलेंस एडवांटेज फंड। हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले। यहाँ पर आता है इडलविस बैलेंस एडवांटेज फंड, हाइब्रिड फंड है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन सेम कैटेगरी है, सभी चीजें सेम है। यहाँ पर अगर आप एवं देखोगे, ये इडलविस बैलेंस एडवांटेज फंड का है। आज जो एनएफओ लॉन्च हुआ है वो है कैनरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज फंड का। अब ये इडलविस का ईएम है एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 11,000 करोड़ का। जो मैं हमेशा कहता हूँ, इस वीडियो में भी रिपीट करता हूँ, जब आपके पास बड़ा कॉर्पस है, बड़ा पोर्टफोलियो है, बड़े पैसे, तो आपके लिए पहले रिस्क आपकी इंपॉर्टेंट है। जब आप बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, वहां पर इक्विटी मान लो 50% का होगा, आपका डेट 25 होगा और कमोडिटी 25 होगा। इससे होगा क्या, कि जब इक्विटी गिरता है तो कमोडिटी ऊपर जाता है, यानी गोल्ड ऊपर जाता है, सिल्वर ऊपर जाता है। तो इक्विटी में लॉस हुआ, कमोडिटी में प्रॉफिट हुआ, और जो बचा हुआ 25% आपका डेट है, वो तो आपको ऑब्वियस प्रॉफिट ही दे रहा है। वो चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए कि आपका रिस्क कम होता है और आपके जो रिटर्न है वो ग्रेजुअली कंसिस्टेंट, एक कंजर्वेटिव टाइप से रिटर्न आपके बनते हैं। जब आपका बड़ा पोर्टफोलियो होगा, मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो भी दिखाने वाला हूँ, थोड़ा पेशेंटली हम देखते हैं। ठीक है, एज एज है क्या, ये इडलविस बैलेंस एडवांटेज फंड का 11 ईयर 6 मंथ। राइट, अभी हम रिटर्न्स में देखेंगे। एक साल का रिटर्न अगर आप देखोगे तो 26%। एक साल में बहुत सारे स्कीम्स का जो रिटर्न है वो 60% 50% का रिटर्न बना है। बट हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि रिटर्न्स बनाना या फिर कंजर्वेटिव रिटर्न बनाना, सेकंड वाला कि कंजर्वेटिव कम रिटर्न बने बट कंसिस्टेंट रिटर्न बनने चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 साल का रिटर्न 15% रिटर्न है, फिर 5 साल का 17.54% रिटर्न है, और 10 साल का 13.47। मतलब कितने कंसिस्टेंसी से रिटर्न हमारे बन रहे। अगर आप ये कंपेयर करोगे, कैटेगरी कंपेयर करोगे, तो कैटेगरी में भी सेम रिटर्न आपके बनते दिखेंगे। यहाँ पर हम एलोकेशन देखने वाले हैं। यहाँ पर आपका इक्विटी का एलोकेशन है 75%, डेट का है 20, और कमोडिटी का है यानी अदर का है 4 लगभग 5%। उसके बाद आते हैं, ये है इडलविस का। मैं आपको महिंद्रा बैलेंस एडवांटेज फंड दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हो, ठीक है,
कि मुझे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, बट एफडी से थोड़े ज्यादा रिटर्न चाहिए, कंजर्वेटिव हो, यहाँ पर इक्विटी का प्रोपोर्शन आपका फिर कम होना चाहिए। जितना आप एक एग्रेसिव होगे, वहां पर इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा होना चाहिए। जितना कंजर्वेटिव होगे, वहां पर इक्विटी का प्रोपोर्शन कम और डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये है आपका इडलविज बैलेंस एडवांटेज फंड। फंड ध्यान में रखना 75% का इक्विटी है। महिंद्रा का देखते हैं अभी। महिंद्रा का अगर हम एक साल का रिटर्न देखें तो कितना रिटर्न है, एक 29% का मेरे ख्याल से अभी लॉन्च हुआ है, 2 ही साल हुए महिंद्रा का। तो यहाँ पर देखते हैं, ये महिंद्रा में, महिंद्रा के बैलेंस एडवांटेज फंड में आपको 58 लगभग 60% का इक्विटी है। इडलविज में 75% था, डेट 23 है और अदर 18 लगभग 19% का है। तो इससे इक्विटी का जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है उसमें से भी 38% लार्ज कैप में है। मतलब आपका एक कंजर्वेटिव टाइप से आपका फंड चलता है। मैं और भी दूसरे फंड आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा पेशेंटली देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चल गया है, पेयर कंपैरिजन देखेंगे कि रिटर्न्स कैसे कितने बने हैं। महिंद्रा महिंद्रा बैलेंस एडवांटेज, महिंद्रा मैन्युलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो एक साल का रिटर्न 29। टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड 5 साल का रिटर्न 15 ईयर है। मेरे ख्याल से ये बहुत समय नहीं होगा, हुआ होगा, इसलिए 10 ईयर्स का रिटर्न कम दिखा रहा है। ऑब्वियस 10 ईयर से नहीं होगा तो 10 ईयर्स का एवरेज रिटर्न कम दिखाएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट है। 14.5% का रिटर्न है पिछले 5 सालों का, और 10 सालों का लगभग 13% रिटर्न है। बड़ौदा पीएनबी पैरिबस बैलेंस एडवांटेज फंड लगभग 5 साल का रिटर्न आपका 18% का आता है। 3 साल का 16%, और मेरे ख्याल से 10 साल पूरे कंप्लीट नहीं हुए होंगे, इसलिए 9.46% का रिटर्न, एवरेज रिटर्न आपको आता है। इडलविज बैलेंस एडवांटेज मैंने दिखाया, 5 साल का आपका रिटर्न है, आपको रिटर्न मिला है 17.54%, ठीक है। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ, मेरा ऑब्जेक्टिव रिटर्न्स दिखाने का ये था कि आप अगर उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते तो आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं। जो आप अगर इक्विटी स्कीम में देखोगे जहां पर आपको 60-70% पर एनम के रिटर्न दिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये चीजें कंसिडर करना कि आपको ये रिटर्न्स नहीं दिखेंगे। आपकी कैटेगरी कौन सी है, ये चीजें आपकी डिपेंड करती है। अगर आप कंजर्वेटिव टाइप कैटेगरी में आते हो तो आपको रिटर्न थोड़े कम मिलेंगे, बट अगर आपका ईएम पोर्टफोलियो मारो, मान लो मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 1 करोड़ का मेरे पास पैसा है, तो मैं डायरेक्टली इक्विटी सभी मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं डाल सकता, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप कभी भी 40-30-50%, मान लो एकदम एग्रेसिव 50% से गिर सकते हैं। 1 करोड़ का सीधा 50 लाख नुकसान हो गया मेरा, ठीक है। बट वही बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड आपके 10% से गिर सकते हैं, 20% से गिर सकते हैं, वो 50% तक गिर नहीं सकते, क्योंकि डेट का प्रोपोर्शन उनमें ज्यादा होता है। 70-90% वाले भी डेट फंड्स होते हैं, जिनमें 75-80% का डेट होता है और बचा हुआ इक्विटी में आता है। अभी मैं मेरा आपको ये समझ में आया कि कैनरा रेबको बैलेंस एडवांटेज फंड आपको कितना रिटर्न दे सकता है। एवरेजली पकड़ चलो 13-14% के रिटर्न मिल सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट फंड होते हैं हाइब्रिड फंड या फिर आपके बैलेंस एडवांटेज फंड। मैं मेरा फंड भी दिखाऊंगा, पोर्टफोलियो दिखा दो। मेरे 2 पोर्टफोलियो है, लगभग 20-21 लैक्स के इन्वेस्टमेंट है, और जो मेरे सभी इन्वेस्टमेंट है वो लगभग लगभग 18-19 लैक्स के स्मॉल टर्म या शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, लगभग एक साल के लिए। तो एक साल के लिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है, तो आपको कैसे हाइब्रिड फंड्स प्रेफर करने चाहिए, जिसके वजह से आपका जो रिस्क है वो कम होता है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट मोस्टली डेट में होता है या फिर कमोडिटी में हो सकता है। थोड़ा बहुत आपका 40-50% या 30% आपका इक्विटी में होता है। मैं आपको डिटेल में एनालिसिस बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नाम है, ये एमएफ सेंट्रल की वेबसाइट है। एमएफ सेंट्रल में आपके मल्टीपल जगह पर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, या आप ब्रोकर के पास हो, बैंक के पास हो, कहीं पर भी हो, तो आपके एमएफ सेंट्रल में सभी इन्वेस्टमेंट एक जगह पर फेच होते हैं। तो ये मेरा नाम है, ये मेरा एक पोर्टफोलियो है, लगभग आप 10 लाख पकड़ लो, और दूसरा एक पोर्टफोलियो है उसमें आपको 11 लाख तक का मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्योरली, यहाँ पर कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल, उसके बाद निपॉन में, निपॉन इंडिया का ये मेरा कौन सा फंड है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान। उसके बाद इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर देखना। उसके बाद फोलियो नंबर अलग होगा, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड, ये ध्यान में रखना। मैंने जैसे कहा था, अगर मेरा शॉर्ट टर्म होराइजन है तो यहाँ पर इक्विटी और डेट में और कमोडिटी में निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्टमेंट मैंने किया है। इससे होगा क्या कि मान लो मेरा अगर 50% का डेट में इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, बचा हुआ 50 डेट और कमोडिटी में है, मार्केट कल गिरता भी है, जहां पर एक इक्विटी या प्रॉपर स्मॉल कैप मिड कैप वालों को अगर 40-50% का लॉस होगा, तो मेरा पोर्टफोलियो निगेटिव 10% जाएगा, 15% जाएगा। यहाँ पर मेरी रिस्क कम होती है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। उसके बाद आते हैं, आप यहाँ पर देखो कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा, लगभग परसेंटेज के हिसाब से 42% का इक्विटी में और लगभग 60% का मेरा डेट में इन्वेस्टमेंट है। ये चीजें यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि जो एमएफ सेंट्रल का है वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं कर पाता। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं डेट में डेट पर क्लिक करूं,
ठीक है, तो यहाँ पर डेट में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मेरा कॉर्पोरेट फंड है, यहाँ पर मैं 2 lakhs के इन्वेस्टमेंट किया है। अभी कॉर्पोरेट डेट फंड मतलब मेरे को कंपलसरी कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा, यहाँ पर ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए। ये सभी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप गेन या लॉस प्रॉफिट देखोगे तो रिसेंट की इन्वेस्टमेंट है, 4 या 5 दिन हो गए, मैंने 21 lakhs का पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद आता है, ये बैक होता है, यही इशू है ये एमएफ सेंट्रल वालों का, थोड़ा बहुत भी एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर क्वांट का म्यूचुअल फंड है, क्वांट के म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप में जीरो है, क्वांट का मिड कैप पे सिर्फ 14,000 के इन्वेस्टमेंट है, फ्लेक्सी कैप में कुछ नहीं है। क्वांट का वैल्यू फंड में क्या होता है, आपके लार्ज कैप के जो स्टॉक्स है उनमें उनका ज्यादा प्रोपोर्शन होता है, तो मेरा लगभग 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट वहां पर है। ये मेरा जो मैंने कहा था 19 lakhs 18 lakhs का मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, लगभग आप 18 lakhs का वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, और बचा हुआ जो 3-4 lakhs है या 3 lakhs है वो मेरा लॉन्ग टर्म या 1.5-2 साल के लिए, इसमें ये क्वांट वैल्यू फंड आता है। उसके बाद मैं आपको, ये मेरा दूसरा पोर्टफोलियो ये मदर के नाम का है, यहाँ पर मेरे लगभग 11 lakhs के इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर एसेट क्लास में ये सिर्फ आपको 9% डेट दिखाता है, बट ऐसा नहीं है, मैं आपको ये सभी चीजें प्रॉपर दिखाता हूँ। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आता है एसेट क्लास, मेरा मेजरली जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैंने कहा था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फंड में है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फंड में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, मैंने जो कहा था कि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड में इक्विटी होता है, आपका डेट होता है, आपकी कमोडिटी आती है, यहाँ पर आपको 2 लाख है और टोटल वैल्यू मेरी 4,29,000 है। अलग अलग फोलियो नंबर पर होगा, फोलियो नंबर चेंज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड 90 लाख 90,000 और फिर ये 40,000। उसके बाद थर्ड नंबर फोलियो पर अगर क्लिक करूं तो 99,000, या टोटल मिला के 4,29,000 का बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट है मेरा। टोटल पोर्टफोलियो साइज अगर देखें तो 11 लाख के बेसिस पर, तो ये चीजें आपको कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट परक पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में भी है, ये भी बहुत स्टेबल रिटर्न देता है, कम रिटर्न देता है। अगर आप फ्लेक्सी कैप देखोगे तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बहुत कम रिटर्न देने वाला ये फंड, मतलब कंसिस्टेंट है, बट फिलहाल अगर आप देखोगे तो कम रिटर्न देता है, बट मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो जो बाहर के जो स्टॉक्स है, यूएस के जो स्टॉक्स है उनमें भी इन्वेस्टमेंट होता है, तो एक कंसिस्टेंसी होती है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट मेरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 95,000 है, ऐसा टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट होता है। ये बैक नहीं जाना चाहिए। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मेरे ख्याल से मिड कैप में होगा। क्वांट म्यूचुअल फंड मैंने जो आपको दिखाया मिड कैप में, जो वैल्यू फंड है उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है। अभी मैं आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड दिखाता हूँ। अभी जो हमारा टॉपिक था कि कैनरा रोबेको का बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज का फंड है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे आता है एयूएम 58,000 करोड़ का एयूएम है, नॉट अ जोक, क्योंकि जो मेरे जैसे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है जिनको 13 14 15% के रिटर्न चाहिए, बड़ा पोर्टफोलियो है, मैं मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर 40 50% का ड्रॉ डाउन नहीं चाहता, तो मैं जब बैलेंस एडवांटेज में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। उसके बाद हम डिटेल देखेंगे कि इक्विटी की इन्वेस्टमेंट कितनी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में इक्विटी 50% होगा, डेट 24% और 25%, लगभग 25% का डेट है, 25% अदर्स, मतलब कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट रहेगा। यहाँ पर जब मार्केट गिरेगा तो मुझे डेट बचाएगा, इक्विटी में लॉस होगा तो कमोडिटी में मेरा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इक्विटी और कमोडिटी एक उल्टा चलते हैं। जब इक्विटी नीचे गिरता है तो कमोडिटी ऑब्वियस गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, कमोडिटी प्राइजेस ऊपर जाते हैं, ऐसा निगेटिव कोरिलेशन होता है उसके बीच में। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर से हमारे मेन टॉपिक पर चलते हैं। हमारा एनएफओ कैनरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज फंड अभी ओपनिंग है 12 जुलाई 2024, और आपको अप्लाई करना या नहीं करना अभी लास्ट में कंक्लूजन। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या फिर कोई भी इन्वेस्टर हो, मेरा तो मानना यह है आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो या फिर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो, आपके फंड में हाइब्रिड फंड होने चाहिए, वो चाहे फ्लेक्सी कैप हो, वो चाहे बैलेंस एडवांटेज फंड हो, वो चाहे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड हो, आपको इन्वेस्टमेंट 100% करना चाहिए। बट आपको एक पोर्टफोलियो एलोकेशन होना चाहिए। आपके पास स्मॉल कैप अगर 20% है, मिड कैप अगर 20% है, तो बचे हुए जो 60% है उसमें आपके फ्लेक्सी कैप और बैलेंस एडवांटेज फंड होने चाहिए। टोटल जब आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन होता है तो पोर्टफोलियो एलोकेशन में मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है, लार्ज कैप में कितना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसके बाद डेट में, कमोडिटी में, ये बैलेंस प्रोपोर्शन होना होना चाहिए। टोटल प्रोपोर्शन आपका स्मॉल कैप का, मिड कैप का, स्मॉल कैप बताओ तो 20% के ऊपर हो जाना नहीं चाहिए, मिड कैप बताओ तो 20% के ऊपर जाना नहीं चाहिए, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। और आपका डेट का इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से मिनिमम आपका
10%, 15 to 20% का डेट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कमोडिटी का भी इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए। जब आपका 10% कमोडिटी हो तो 10% आपका डेट भी होना होना चाहिए हमेशा, क्योंकि मार्केट को कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, ना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, ना आप प्रिडिक्ट कर सकते, इसलिए बैलेंस पोर्टफोलियो का यही इंपॉर्टेंस होता है, और ये आपको बैलेंस एडवांटेज फंड प्रोवाइड करते हैं। तो क्या इस फंड में एनएफओ में अप्लाई करना चाहिए? 100% अप्लाई करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो के अनुसार आपको एडवाइजरी की सर्विसेज लेनी चाहिए। जो भी आपके एडवाइजर हो, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो, उनकी आपको एडवाइजरी लेनी चाहिए। तो यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट